जी, शंकर यादव जी, उमा शंकरी शर्मा और हमारे बहुत बड़े साथी शंकरलाल आहारी, लाल शंकरी घाटिया, मुनीलाल जी, सुंदर बामणिया जी, असरार अहमद जी, श्रीकांत जी, प्रेम कुमारी पाटीदार, महेंद्र जी बरजोत और तमाम उपस्थित हमारे यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष और प्रधानगण, अलीम संघों के तमाम पदाधिकारी और जितने भी अन्य साथी बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, बहुत लंबे अरसे बाद में आज डूंगरपुर में वर्कर की इतनी बड़ी सभा हो रही है। मुझे खुशी है कि जिस प्रकार आप बैठे हुए हैं और जो उत्साह है वो अपना एक संदेश है। मेरी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको कही। जैसे आज का ज़माना, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं, ये राजीव गांधी का सपना था देश के लिए। जब वो 40 साल के नौजवान प्रधानमंत्री बन गए 40 साल की उम्र के अंदर, और बनते सीधे वो आए थे आपके डूंगरपुर आए थे। पूरा आदिवासी क्षेत्र जो था, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे वो आपके गुजरात के हों, उड़ीसा के हों, राजस्थान के हों, उन्होंने शुरुआती प्रधानमंत्री बनने के बाद में आदिवासी क्षेत्रों से करी थी। ये बताने के लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे देश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, आम लोगों को कि मेरी प्रायोरिटी आदिवासी है और उनको मैं कैसे उनका उत्थान कर सकूं, उनका आगे बढ़ा सकूं, ये उनकी सोच थी। मैं भी उसके साथ में, जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था तो मैं भी डूंगरपुर आया था। सोनिया गांधी जी उनके साथ थी, आपको शायद याद होगा। तो आज हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं, वो क्षेत्र मेरे लिए भी बचपन से ही बहुत लगाव का रहा है। जब एनएसयू में था 73-74 में, हृदय जोशी जी मुख्यमंत्री थे, तब मैं पहली बार बस में बैठ करके उदयपुर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से बांसवाड़ा गया था। वो दिन और आज दिन लगातार लगभग 50 साल हो गए। 50 साल से मैं इस क्षेत्र में आता जाता हूँ और वागड़ क्षेत्र का जो लंबी तपस्या की आपने भी। अब गोविंद गुरु का नाम लेते हैं, मानगढ़ पहाड़ी की बात करते हैं तो गर्व होता है किस प्रकार से उस जमाने के अंदर आदिवासियों ने भी देश की आज़ादी के लिए कम त्याग नहीं किया। बड़े बड़े नेता भी आपके यहाँ रहे, हृदय जोशी जी, गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या, बेताबाई भील, तो पूरे देश व्यापी उनका नाम था। वो तो मेरे मंत्रिमंडल के मेरे मंत्री बने थे मेरे साथ जब मैं मुख्यमंत्री बना, और हम लोग पार्लियामेंट में साथ साथ रहे। और उनकी अलग पर्सनैलिटी थी जो पूरा देश जानता था उनको, प्रधानमंत्री जी जानते थे, केंद्रीय मंत्रीगण जानते थे। तो ऐसे ऐसे लोग आपके यहाँ हुए हैं। मेवाड़ के अंदर माणकलाल वर्मा भी हुए, मोहनलाल सुखाना भी हुए। तो कहने का मतलब है कि मेवाड़ का अपना मान सम्मान रहा, माना प्रताप का तो है ही है। और उनके साथ में जो भील कोर बनी थी उस जमाने के अंदर, उनका अपना त्याग बलिदान की कहानियाँ हैं। तो ये क्षेत्र जो है, जितना यहाँ पर विकास का हम लोग सोचते हैं, उसी ढंग से फैसले भी करते हैं। पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो रतलाम से डूंगरपुर ब्रॉड गेज वाया बांसवाड़ा। भारत सरकार ने कहा नहीं, हम खुद नहीं बनाएंगे, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे तो बनाएंगे। तो मैंने 1200 करोड़ रुपये देना मंजूर किया। उस वक्त 250 करोड़ जमा करवा दिए हमने और सरकार बदल गई। एक बिजली घर लगाना था वहाँ बांसवाड़ा में, शिलान्यास भी हो गया। सोनिया गांधी आपके यहाँ आई थी डूंगरपुर के अंदर उस वक्त में, जब रतलाम से डूंगरपुर तक का रेल का हम लोगों ने
शिलान्यास किया। सरकार बदलते ही सब काम बंद कर देते बीजेपी वाले। ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। 55 तक रिफाइनरी बंद कर दी, वो 40,000 करोड़ की थी, आज भी कीमत हो गई है 72,000 करोड़ हो गई है। मतलब 32,000 करोड़ रुपये ज़्यादा लगेंगे बनने के अंदर। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं, मेरे पास में, जो उन्होंने मेट्रो बंद कर दिया जयपुर का। और तो और ये धार्मिक लोग बनते हैं, पर बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग बह गए थे पानी के अंदर, उनके घर वालों को मैंने एक नौकरी देने का निश्चय किया। 15-20 लोगों की नौकरी लग गई। 15-20 लोगों की नौकरी लग गई। सरकार बदली तो नौकरी लगने की स्कीम बंद कर दी, और जिनकी नौकरी लग गई तो उनको निकाल दिया। आप कल्पना कीजिए, जो धार्मिक लोग बनने वाले और नौकरी लगी हुई निकाल दे, बड़ा अजीब लगता है। इस प्रकार की स्थिति उन्होंने कर रखी। गाय माता है, अब हम सब गाय माता को मानते हैं। बचपन से रोटी, जब बच्चे थे तब रोटी देते थे गाय को जाके। अब गाय माता की सेवा भी कर रहे, हम लोग कर रहे हैं। राजनीति वो करें गाय के नाम पर। पहली दूसरी बार मैं सीएम था, तब मैंने पहली बार गौशालाओं को अनुदान देना तय किया, और मैंने गायों के लिए अलग से निदेशालय बना दिया, जो कंट्री में कहीं नहीं था। बाद में वसुंधरी आई तो मैंने उसको विभाग का नाम दे दिया। ठीक, कोई बात नहीं। गौशाला को अनुदान कितना दिया? 500 करोड़ रुपये 5 साल में। और मैं दे रहा हूँ 5 साल में 3,000 करोड़ दे रहा हूँ गाय माता को दे रहा हूँ। लंपी रोग में गाय मर गई। लंपी रोग कितना खतरनाक था, कितनी तरह तरह गाय मर रही थी, देखा नहीं जाता था। और मैंने घोषणा की बजट के अंदर, प्रति गाय जो मरी है 40,000 रुपये उस परिवार को मैं दूंगा। अभी मैंने 10 दिन पहले 175 दूध, 175 करोड़ दूध, 2.25 करोड़ रुपये मैंने उन तमाम 42,000 लोगों के पशुपालकों के खाते में 40,000 रुपये भेज दिए बैंक के अंदर। और आगे के लिए बीमा कर दिया, गायों का भी भैंस का भी। हर परिवार में 2 पशु का बीमा होगा, सरकार बीमे के पैसे देगी। अब वो भी कामधेनु योजना लागू कर दी। जो अभी आपके ये महंगे राज शिविरों के अंदर वो कामधेनु योजना का कार्ड भी मिला होगा आपको, गारंटी का 25 लाख का बीमा मिला होगा। दुर्घटना बीमा अलग मिला है। 500 रुपये गैस सिलेंडर। अब उज्ज्वला योजना शुरू तो हो गई, तो सिलेंडर 400 का 1150 करोड़ रुपये हो गया। 1150 बहुत होते हैं, लोग ने खरीदना बंद कर दिया। अब हम उन गरीबों को भी, सबको जो उज्ज्वला योजना में शामिल है, 80 लाख लोग हैं वो, उन सबको 500 रुपये में सिलेंडर हम दे रहे हैं। अभी 14 लाख लोगों को दिया, एक बटन दबाया और सबके यहाँ 5 पैसा पहुंच गया महिलाओं के पास में। तो ऐसे कई बटन दबेंगे अब बीजेपी वाले दुखी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ये योजना कोई खाली चुनाव तक नहीं है, ये योजना परमानेंट किस्म की योजना रहेगी, आगे चुनाव के बाद में रहेगी। इसलिए मैंने कहा, अब मोबाइल फोन है 40 लाख पहले फेज में दे रहे, बाद में बाकी बच्चे मैडम को और देंगे। वो 25 जुलाई से मेरे ख्याल से हम शुरू कर देंगे। ऐसा लगता है कंपनी वालों से बातचीत कर रहे हैं, तो महिलाओं को स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मिलेगा। फोन है इस प्रकार जो है 100 यूनिट बिजली वो फ्री कर दी। अधिकांश आप बैठे हो, अधिकांश लोगों के यहाँ 0 बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा नहीं, 0 बिल आएगा। 2000 यूनिट कर दी
किसानों की, अभी बता रहे थे आपको महेंद्र सिंह जी, 2000 का मतलब है, अगर 90 पैसे मानूं मैं बिजली का, वैसे तो 4-5 रुपये प्रति यूनिट होती बिजली, पर मैंने किसानों के लिए 15 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था कि 90 पैसे से हम एक नया पैसा नहीं बढ़ाएंगे। ना हमने बढ़ाया, ना बीजेपी के बढ़ाने की हिम्मत हुई। आज 90 पैसे हैं, क्योंकि सब्सिडी सरकार देती कंपनी को। 90 पैसे के हिसाब लगाए, तब भी आप देखिए 2000 यूनिट का मतलब है 1800 रुपये प्रति महीने के, 1800 रुपये। और हिसाब लगा लीजिए आप, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं 2000 रुपये 4 महीने में एक बार दे रहे हैं किसानों को। किसान सम्मान निधि नाम है, और बटन खुद दबाते हैं। पूरे देश का मीडिया प्रचार करता है, और बटन दबेगा 2000 रुपये वाला 3 बार साल में। कितने हो गए? 6000 हो गए। और हम दे रहे हैं 1800 रुपये दे रहे हैं प्रति माह किसानों को। आप सोच लीजिए, 12 महीने कितने हो गए? 24,000 में से आप कम कर दीजिए, कितने पैसे कम करोगे? और कम कर दीजिए 22,000, लगभग 22,000 रुपये। अब आप कल्पना करो कि हम जो है 1800 रुपये, 2400 रुपये कम कर दीजिए उसके अंदर 24,000 में से, तो इतने आप बताइए, इतना बड़ी रकम प्रति वर्ष हम दे रहे हैं किसानों को। उसकी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मार्केटिंग के मास्टर है मोदी जी खुद। काम कम करना, प्रचार ज्यादा करना। गुजरात में गुजरात मॉडल बन गया, इसीलिए कुछ वो मॉडल कुछ नहीं था, वो ऐसा हवा बनाया देश के अंदर, गुजरात मॉडल पता नहीं है, कोई तारे तोड़ के जमीन पे ले आए हो, और कुछ भी नहीं किया। अब पोल खुल गई। तो कहने का मतलब है कि काम, ठोस काम हम लोग कर रहे हैं, ठोस काम कर रहे हैं। पैकेट दे रहे हैं हम लोग गृहिणियों को, खाने पीने के सामानों का प्रति माह। और राइट टू हेल्थ, ये जो कानून पास हमने किया ना, ये क्रांतिकारी काम है। ये 25 लाख बीमे से बड़ी बात है ये, कि जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून पास किए थे पार्लियामेंट से। नरेगा आपका आराम हो गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग सबसे अधिक फायदा लेते हैं नरेगा का देश के अंदर। ये महेंद्र मालवीय जी, भगोड़ा जी जब प्रमुख थे, 2-3 लाख लोग लगते थे मजदूरी के अंदर। कितना बड़ा फायदा हो गया था आकाश होके के वक्त में भी। तो वो काम किया था उन्होंने उस वक्त में। एक या 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे, चाहे भाव कोई हो जाओ मंडियों में, पर 2 रुपये गेहूँ के भाव 2 रुपये सरकार बेचेगी उनको। हमने तो 1 रुपये कर दिया उसका, 1 रुपये हम दे रहे थे। पर कहने का मतलब कि वो 4 कानून पास किए, एक राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमने 5 में एक कानून बनाया है, राइट टू हेल्थ। इसका मतलब है कि पूरे प्रदेशवासियों की, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, कोई है, मजदूर है, आदिवासी, सबकी हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार की हो गई है। एक नया पैसा आपका खर्च नहीं होगा। सरकारी अस्पताल में तो आईपीडी ओपीडी सब फ्री है। प्राइवेट के अंदर भी जब ऑपरेशन कराना हो, भर्ती होना हो, तो कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में जोड़ रखा है। इतने लोग मिलते हैं कैंपों में, कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख। अभी मिला मुझे अंत्येष्टि में, किसी के में गया था इधर साहब की, तो मिला तो क्या 17 लाख का बिल बना था कैंसर का, मेरे स्टाफ का, 1 रुपया नहीं लगा। तो कहने का मतलब कि ये जो बीमा हमने किया है, कर्मचारियों को हमने बीमा किया, उनका भी RGSS के रूप में क्या स्कीम होती है, OPS तो दी ही दिया उनको। कर्मचारी भी बहुत खुश है अभी, तो OPS लागू कर दिया हम लोगों ने। हेल्थ के लिए भी उनको प्रावधान हेल्थ सर्विसेज दे दी, उनको एक कार्ड बना के दे दिया। उसके कारण वो कहीं जाए तो पहले पैसे जमा कराने पड़ते थे,
बिल बनते थे, अब कुछ नहीं, आप सीधा इलाज करवाओ। तो इस प्रकार से जो फैसले इस बार हमने किए हैं, 1 करोड़ लोगों को अपन पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, निसर्जन जो है दिव्यांग उनको, विधवाओं को, एक नारी को, और उनकी पेंशन 500 रुपये 750 थी, बढ़ा के 1000 कर दी हम लोगों ने। और ये भी कर दिया कि आगे से जो है 15% अपना बढ़ेगी पेंशन, हर साल 15% अपना बढ़ जाएगी। ये बड़ा फैसला ये भी हुआ है। तो इतनी स्कीमें बना दी है, सब कुछ कर दी है। अब आप कार्यकर्ता सब बैठे हुए हैं, तो ये बातें तो आप लोग सब सुनते हैं, करते हैं, देखते हैं, मेरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। स्कीमें तो बहुत सारी है, क्योंकि छात्रों के लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 30,000 छात्रों को हम लोग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कोचिंग के अंदर। कोचिंग में पैसे वाले जाते हैं, 1 लाख 1.5 लाख फीस होती है। गरीब आदमी बच्चा कैसे जाएगा वापस? फिर नहीं जाएगा तो वो कोचिंग में कंपटीशन कैसे करेगा, प्रतिस्पर्धा कैसे करेगा उन बच्चों जो कोचिंग करते हैं। तो हमने 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, हमारे आदिवासी बच्चे भी जा सकते हैं। सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। उसका फायदा लेने वाला, अवसर देने का काम सरकार का, और उसको उसका लाभ कैसे मिले वो आपके ऊपर है। ये आप बात पहुंचाओ गरीबों के अंदर, गांव में जो लोग जानकारी नहीं, उन लोग जानकारी दें, कार्यकर्ता हैं आप लोग, ये काम आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो देश में हालात है, आज आप कांग्रेस से जुड़े हुए आज भी हैं, जबकि हमारी पार्लियामेंट सीटें 54 और 44 आ गई। आप सोचिएगा कि उसके बाद में भी राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है। राजस्थान में कांग्रेस के नाम में जज्बा आज भी है, और वो इतना समझदार है कि वो देखता है कि देश के अंदर जो हालात हैं, जिस रूप में देश चल रहा 9 साल से, काला धन लेके आऊंगा मोदी जी ने कहा था, अब चर्चा नहीं करते। किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, वो भी चर्चा नहीं होती। अच्छे दिन आएंगे, लोग कह रहे आप तो मैं पुराना दिन वापस लौटा दो, काम चल जाएगा मेरा। जो वादे उन्होंने किए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, 2 करोड़ लोगों को, कोई चर्चा नहीं है। लोकपाल यूपी गवर्नमेंट बदनाम किया, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, चर्चा नहीं है। लोकपाल की चर्चा नहीं है। तो कहने मतलब कि जो कुछ हो रहा देश के अंदर आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स, ED, CD जो भी है छापे डालती रहती है। सरकारें चुनी सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं। ये तो आपके आशीर्वाद में बच गया, इसे खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, वरना कर्नाटक की तरह, महाराष्ट्र की तरह और मध्य प्रदेश की तरह सरकार राजस्थान की चली जाती। आपको मालूम है कि नहीं है? मालूम है। आपके गाने बचाऊं मैं, क्योंकि पब्लिक के टेलीफोन जाते थे MLA के पास में, क्या भाई आप बोले आपको साल भर रहना पड़े, होटल में रहो, सरकार घेरनी नहीं चाहिए। ये पब्लिक का आम लोगों की भावना थी। मुझे MLA कहते थे, कहते साहब हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं चिंता मत करो, बैठे रहो वहां पर, सरकार नहीं घेरनी चाहिए। इतनी बड़ी पब्लिक की जो भावना थी मेरे प्रति और सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति, आप सोच सकते हो। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना विश्वास मेरे पर रखा लोगों ने, मेरी सरकार पे रखा, पार्टी हाईकमांड पे रखा, सोनिया गांधी पे रखा। बहुत बड़ी बात है उस वक्त में। ऐसा माहौल बन गया था सरकार कभी गिर सकती है, पर सरकार बची। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये जो माहौल है देश के अंदर, उसमें आपका मजबूत रहना है, ये मायने रखता है। ये वक्त पहले भी एक बार आया था, इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई थी, जो महान नेता थी। उस वक्त में जो मजबूत रहे पार्टी के साथ में, वही बाद में सरकारों में आए थे, जिसमें हम भी हैं। हम लोग पहली बार MP बन के गए 80 के अंदर, जब इंदिरा जी वहां पर हवा चली 2.5 साल में ही, और वही आज पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री बने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने,
एआईसीसी के महामंत्री बने और केंद्रीय मंत्री बने तो वही लोग बने जो मुसीबत में कांग्रेस साथ खड़े रहे थे। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारी लड़ाई कोई दुश्मनी है नहीं उनसे, लड़ाई हमारी विचारधारा की है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, सभी धर्म, सभी वर्गों को, सभी जातियों को। उनके तरीके अलग हैं, उनकी कथनी में करने में फर्क है, उनके चाहे चेहरे सामने आ गए हैं। तो इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि इस तिरंगे झंडे वाली पार्टी के हम लोग हैं, जिसका एक जब हम गुलाम थे तब जो त्याग का बलिदान का इतिहास है उसके वंशज हम लोग हैं। महात्मा गांधी के जमाने के भी, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान उस वक्त में, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद उस जमाने के नेता थे, और भी कई बड़े बड़े नेता थे। आज 70 साल के बाद में देश एक अखंड है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। हमारे यहाँ टुकड़े नहीं होने दिए, इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी। इंदिरा गांधी ने तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब अलग होना चाहता था उस समय के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मजबूती से काम करें। गलती देखो सबसे होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है। कई फैसले इस बार नहीं हो पाए, कई कार्यक्रम आज भी रही, साहब हमें कोई पद नहीं मिला, उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। ये कई कारण होते हैं उसके अंदर, उसमें मैं अभी नहीं आना चाहूँगा। पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सिस्टम बदलाएंगे हम लोग। कार्यकर्ता जो काम करते हैं सबका सम्मान मिले, ब्लॉक के अंदर, जिले में भी, प्रदेश में भी और मंडल